बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 अगस्त साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। मैसेज शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। शहजाद राजपूत का पहला मैसेज है और आपने एकेडमिक क्वेश्चन पूछ लिया कि दादाजी अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की अददी तादाद को काउंट किया जाए तो वो इस खित्ते में रहने वाली दीगर कम्युनिटी से बहरहाल ज़्यादा है, तो क्या फ़ायदा ना होता कि अगर हम सब कनेक्ट रहते? वक्त नहीं थे ना वो, उन्होंने नेहरू वगैरह ने और गांधी जी ने साजिश करके जो था वो उनको शामिल करवा लिया था अपनी पॉपुलेशन में। बुद्धों को भी हिंदू शुमार करते हैं, सिखों को भी हिंदू शुमार करते हैं और आज भी करते हैं, जैन्स को भी हिंदू शुमार करते हैं। ये सब अलग मज़ाहब हैं, ठीक है। और उनका तो बस नहीं चलता था वो मुसलमानों को भी हिंदू ही शुमार कर लें, कोई ऐसी नेशनलिटी बुला ले जैसे इंडियन है और उसमें शुमार कर लेते। ये तो कायदे आज़म चलाकी कर गए, अक्लमंदी कर गए कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये दो कौमी नज़रिया है भाई, हम आपसे अलग है, ठीक है, आप और हैं हम और हैं। तो वो कायदे आज़म जो थे वो ले कर निकल आए। सर सैयद ने इसकी बुनियाद रखी थी, सर सैयद के दूसरे दीगर गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं भाई, रगड़ा हमें चढ़ रहा है गोरे के हाथों, तो फिर हम अलग ही हुए ना आपसे, आप इंजॉय कर रहे, ठीक है। तो भाईजान ये सिलसिला हुआ था। तो जब आप बाकी सबको हिंदू शुमार करके तो फिर तकसीम करने बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ये सोशल लेवल पे कर रहे हैं। ये अबुल कलाम आज़ाद साहब का वो नुक्ता नज़र है जिससे हम एग्री नहीं करते, और उसकी वजह ये है कि आप सोशल लेवल पे डील नहीं कर रहे थे, आप पॉलिटिकली डीलिंग कर रहे थे। और पॉलिटिकल डीलिंग के अंदर भी वोट का राइट सिर्फ उसको था जो उस वक्त टैक्स रिटर्न देता था या उस वक्त टैक्स देता था, ठीक है ना। वोट का हक ये था। और चूंकि अंग्रेज़ ने यहाँ पे एक ऐसे मज़हब के पैरोकारों को जो उसकी ज़ेरे परस्ती वजूद में आया था, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लाइसेंस, मुख्तलिफ़ चीज़ों की इजाज़तें अनायत कर रखी थी, तो वोट डालने वाले वो थे। तभी तो 3 ज़िले गए आपके हाथ से। आप समझते नहीं, आप बच्चे हैं बरखुरदार, आप समझे इसको। आम आदमी को वोट डालने का हक नहीं था अंग्रेज़ के ज़ेरे तहत, सिर्फ उसको वोट डालने का हक था जो टैक्स देता था। और टैक्स देने के काबिल उन्होंने उन लोगों को किया था जो उनकी मर्जी के मजहब और इस्तेमार के बाकी सारे आलात के एजेंट थे। और उनके दरमियान से यार पाकिस्तान निकल आना शुक्र करें आप कैसी बातें लेके बैठ जाते हैं। ये वो नुक्ता नज़र है जो अबुल कलाम आज़ाद, मैं तो उन्हें रहमतुल्लाह अलैहि कहूँगा, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनके दिमाग के, महदूद दिमाग के अंदर आके ये नुक्ता टिक गया। वो उस वक्त के मारूजी हालात को एवं ही नज़रअंदाज कर देते हैं। कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं आप? जनरल फ्रेंचाइज नहीं है। वोट डालने वाले वो हैं जो अंग्रेज से अब्लाइज हुए हैं, ज्यादातर मेजोरिटी वोट तो अंग्रेज के कहने पे पड़ना था, ठीक है। स्ट्रगल करनी पड़ती थी, एक एक वोटर को जाके मनाना पड़ता था, उसे पैसे लगाने पड़ते थे। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल किए उनकी बात कर रहा हूँ कि भाईजान तू अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे दे। उस वक्त तक तो हमने उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया हुआ था ना, उस वक्त तो उनके साथ रिश्ते नाते भी हो जाते थे, ठीक है ना। उस वक्त तो उसे एक फ़िरका ही डिक्लेयर किया जाता था, तो वो उनके वोट ज़्यादा थे, इसीलिए वो 3 ज़िले उधर ले गए, गुरदासपुर, अमृतसर और जलंधर। अच्छा, जलंधर, ठीक है। तो फिर नतीजा, वरना तो हम बैठे होते नई दिल्ली के हमसाए में। तो इसलिए भाईजान या तो कंप्रीहेंसिवली पढ़ा करें या बाहर निकल आए इस चीज़ों से, हालात आगे देखें क्या बन रहे हैं, ठीक है। आगे चलें जी। असफर अहमद कहते एक पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कहते हैं दादाजी कहीं ऐसा तो नहीं कि दादा पोतो शो में बहुत से सवालात जैसे प्रॉपर्टी, बिटकॉइन इसलिए दोहराए जाते हैं कि उनकी मशहूरी हो और वो एक मौजू बन जाए? हाँ, ये भी एक बात हो सकती, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि एक वजह हो सकती है, ठीक।
और वो उनको स्कैन ना करने वाला बंदा मुजरम होगा उसका। जाफर हसन, पॉलिटिकल मैसेज आप पूछ लो। कहते हैं नईम बुखारी नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने केस लड़ा पनामा का, क्यों? एक ऐसा आदमी नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों गया? वो बहुत खुद पसंद आदमी है, एरोगेंट आदमी, बहुत ही खुद पसंद आदमी। मैंने पीटीवी में उनका रवैया देखा हुआ है, मैं उनका फ़ैन हुआ करता था उस रवैये से। मैं भी पीटीवी में छोटा मोटा काम करता रहा हूँ किसी ज़माने में, पार्ट टाइमर है वो होता है ना, विजिटिंग फैकल्टी, वो रहा हूँ। तो मैंने उनको फ्लेयर अप होते हुए देखा था। खुद वो जिसका मर्जी मजाक उड़ा ले ना, अपनी ज़ात के ऊपर एक जुगत लगी थी तो वो इतने ज़्यादा हाइपर हो गए, भौंके तो नहीं कह सकते, इतने ज़्यादा बोले थे कि आई वॉज शॉक्ड। जब आप दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं या उसका फ़न, यू आर मेकिंग फ़न ऑफ हिम, तो फिर आपकी ज़ात पे भी बात आ सकती है, वो जवाब भी दे सकता है। तो जवाब के ऊपर जो फ्लेयर अप हुए थे वो एग्जैक्टली पीटीआई के अंदर पाए जाने वाली तमाम मखलूक का यही रवैया। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, सुपर ह्यूमन बीइंग समझते हैं, हमारे बारे में तो कोई बात नहीं हो सकती। और हो तो फिर आग बहुत लगती है जब थोड़ा सा भी हल्का सा ऐसे करके आईना दिखाने की कोशिश कीजिए, पूरा नहीं तो बहुत हो जाएंगे, ये तो मार देंगे, ऐसे हल्का सा दिखाने की कोशिश कीजिए, बहुत आग लगती है ईमान से। और ये मैं देख चुका हूं, बहुत भौंकते हैं, एक फिक्रा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। बकवास उनकी आप सुनते रहे, 2.5 घंटे सुनते रहे आप उनकी बकवास, किसी महफिल में बुला के हर लफ्ज में भौंकेंगे, हर फिक्रे पे भौंकेंगे, आगे से जवाब गर्ज़ल के तौर पे एक फिक्रा अर्ज कर दीजिए, उछल के छत को लगेंगे, भले फनूस ही तोड़ दें। बड़ी दफा ये फिक्रा मैं कर चुका हूं, अपने आप को वो सुपर ह्यूमन बीइंग समझते हैं, हालांकि अव्वल दर्जे के इंतहाई घटिया और जलील किस्म के करप्ट लोग हैं। और मैं जिसके साथ ये हुआ है या जिसके साथ मैंने ये किया है वो मैं उसकी जात की बात बता रहा हूं। फ्रॉड किया सिंध के अंदर, मफरूर है, वहां से भागा हुआ है, पंजाब में फिर आके वही काम शुरू कर दी, ठीक है। वो अगर किस दिन जरदारी को अल्लाह मियां अकल दे तो वो FIR रिवाइव कर दे और यहाँ पे बड़ा कायद होता है, ठीक चलता है सर मामला से। तो ये है जी उनके अंदर, ये घटियापन है। इसी वजह से तो आप मैं अवॉइड करता हूँ जी किसी भी PTI वाले से इंटरेक्ट करने, मासवाए उनके कि जिनके साथ को पुराना ताल्लुक है, ठीक है, और उनसे उनको बर्दाश्त किया जा सकता है, सियासत उनसे डिस्कस नहीं कर, वो करते नहीं, ठीक है, एक दो दफ़ा कहेंगे, फिर उन्हें भी मेरी तबीयत का अंदाज़ा है कि फिर उन्हें पता है कि एक आध दफ़ा तो एक दो दफ़ा तो ये चुप कर जाएगा, अगर 2-3-4 दफ़ा किया तो फिर इसने आगे से मुंह तोड़ देना, तो वो नहीं करते नॉर्मली इस तरह की बात ना। किस तरह की बात? आते शुरू चोर, नवाज शरीफ चोर, मरियम भगौड़ी, नवाज शरीफ भगौड़ा, इस तरह की बकवासियात जो शुरू करते हैं, ठीक है ना, नवाज शरीफ के बच्चे बाहर, तो ऐना की कहना होंगे ना। अच्छा कासम सुलेमान कितने होंगे ने, मियां वाली वो रोक लग जाती है, वो मियां वाली के किसी मदरसे में मस्जिद के साथ जो मुंसलिक होगा वहां पे पढ़ रहे हैं। और ये इस तरह के झूठे और घटिया लोग हैं, जिस लेवल पे मर्जी पहुंच जाए। वो देखे ना, डॉन का एंकर भी बन जाए बंदा भला, लेकिन रहता तो बेसिकली यूथिया और घटिया आदमी ही है ना। वो उस यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडी की डिग्री दिलवा दी जहां पे ये डिसिप्लिन ऑफर ही नहीं होता। हद है ना वैसे। और वो डट के दिफा कर रही है उसका भाई, और आगे से वो उसने वो खवातीन वाला कार्ड भी खेला है, उसने राज्य के खेला है, फेमिनिस्ट कार्ड भी खेला भाई, ठीक है, लेकिन वो डटी हुई है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर सीधे डिग्री ऑफर ही नहीं करते, लेकिन उसने खबर नशर की और उसका दिफा किया, माजरत नहीं की उसने, ठीक है। हाँ आगे चलो, गुस्सा ही कर गया आप तो। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास अवैस का है, कहते हैं दादाजी माजी में कभी अपना ना पॉलिटिकल फीडबैक पढ़ा कर जवाब तो लेने हैं। अच्छा, कहते हैं माजी में कभी भी किसी हुकूमत के दौर में इस तरह के डूबियस वाक़यात नहीं देखे जिस तरह के इस हुकूमत में हो रहे हैं। आपने तज़किरा किया हरीम शाह से लेके मुफ्ती अब्दुल कवी और वो मौलवियों की वीडियो और ये सारे मामला का। और उससे पहले वो जो एक मॉडल गर्ल मारी गई थी मुल्तान की, कंदील बलोच जी, तो डूबियस हुकूमत में डूबियस वाक़यात थे। आगे चल। महबूब अहमद कहते हैं दादाजी मेरे चचा ने 2000 मन मकई का बगैर दाने वाला वो जो अंदर सट्टा नहीं होता वो स्टॉक उठाना, इसका सैलरी कोई नहीं मिल रहा, ये कहाँ से मिलेगा? क्या मतलब सेलर? हाँ जी, कहाँ मिलेगा आपको भाई? ये साथ में जो पैकेजेस वालों ने इससे बिजली बनाने का कारखाना लगा लिया तो सारे वहीं पे बेच के आते हैं ना।
वारिस शाह के इस नाम से उनका पावर प्रोजेक्ट है, वो एग्रीकल्चर वेस्ट से को जला के उससे बिजली बनाते हैं, तो अच्छे रेट्स मिलते हैं उसके भाई। जी नहीं समझ आई? तो जब एक इतना बड़ा बायर खड़ा हो गया, सिर्फ लेके जाना है, आपको क्यों बेचे वो? तो आपको क्यों दे और सस्ते दामों क्यों दे भाई? ठीक है ना? जी। नेक्स्ट मैसेज अब्दुल रऊफ का है, और अब्दुल रऊफ आपने पूछा कि सुई गैस कंपनी के दोनों शेयर एसएसजीसी और एसएनजीपी, अगरचे दादाजी ने इस पे बहुत बात की, और बर्शन एलपीजी के शेयर के मुतालिक आपने बात की। जो एलपीजी वाला शेयर है वो तो डिफॉल्टर लिस्ट में है। एसएसजीसी के हालात आप दादाजी से सुन चुके, ले दे के एसएनजीपी बचता है, और उसके भी बुरे हालात हैं, क्योंकि भाईजान मैंने आपको पिछले दिनों एक अदर लेक्चर इस प्रोग्राम में नायत फरमाया था, अगर आप कान और ज़हन की खिड़कियां खोल के सुन लें। इस वक्त तमाम इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है उसको हुकूमत दे रही है $6 के ऊपर पर MMBTU। चलिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो हमारे यहाँ LNG आ रही है वो $12 पे आ रही है, ठीक है? तो $6 का गैप SNGPL कितनी देर बर्दाश्त करेगा? किसी भी दिन खबर आ सकती है कि डिफॉल्ट हो गया। हालांकि डिविडेंड भी दिया है एसएनजीपी ने बड़े। वो जालसाजी करते हैं, वो उसके अकाउंटेंट जो है ना वो जालसाजी कर लेते हैं, ठीक है? वो भाईजान ये डिफरेंस बर्दाश्त ही नहीं हो सकता कंपनी से। सरकार को सब्सिडी डालनी पड़ेगी। जब इतने हल्के ग्राउंड के ऊपर अदारा खड़ा हुआ है तो अदारा तो ऐसे फुर करके उठ जाएगा। जी, बात आपकी मुकम्मल हो गई या? ठीक है जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है अब्दुल्ला इकबाल का। अब्दुल्ला कहते हैं दादाजी क्या FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए FA लिस्ट से निकलना लाजमी है? यार ना किया करें ऐसे, फीडबैक ना पड़ा करें, आप पढ़ लिया करें, शुगर ना लगाए, एंजॉय किया करें, शुगर ना लगाया करें। क्या बात, सांस क्यों खड़ा है आपका? वो पानी चला गया सांस वाली में, अच्छा नाली में। यार वो ना आप किया करें, वो कोई काम की बात पूछा करें ना यार। दादाजी मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह के जेनेरिक क्वेश्चन और बेसिक लेवल के सवालात, और वो भी अब जाहिर है कम हो गए हैं, हमें 6 के 6 प्रोग्राम अब खबरों के करने पड़ेंगे। क्यों दादाजी? फीडबैक फीडबैक खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, मजे का नहीं होता फीडबैक। तो मजा आना चाहिए ना, सवाल ऐसा हो जिसके जवाब से भी लर्निंग हो। जुगतें कराना शुरू हो गए हैं लोग। मोहम्मद हुसैन एक टीचर है, इनके पास 7 लाख रुपए की सेविंग है। पूछते हैं दादाजी ऐसा क्या करूं कि इससे कुछ पैसे कमा सकूं? देखिए, आप इसमें से कुछ पैसे कमाना चाह रहे हैं तो आपको क्या वो इनकम हर महीने चाहिए, या आप चाहते हैं कि वो इनकम जो है वो मुसलसल कंटिन्यूसली बढ़ती रहे? और आपने प्रॉपर्टी की बात की, 7 लाख में प्रॉपर्टी की बात? 7 लाख में फैसलाबाद में भी आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो आप क्या चाहते हैं कि अब वो पैसे पड़े रहें और मुसलसल मल्टीप्लाई भी होते रहें? तो ले दे के हमारे जैसे सफ़ेद पोश आदमी के लिए या आपके लिए म्यूचुअल फंड ही बचता है। लेकिन अब म्यूचुअल फंड को आपको इसलिए मशवरा नहीं दिया जा सकता कि मार्केट उठी हुई है, 48,000 पे फिर रही है। अब जब मार्केट 32,000 पे थी, 28,000 पे थी, तो हमने हाथ जोड़े थे कि भाई जिसने म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं डाल दें। तो आप शायद उस वक्त नहीं सुन रहे होंगे, यही कहा जा सकता है। बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो प्रोग्राम को किसी और का प्रोग्राम समझ के किसी और दे सवाल का जवाब हो रहा है, ठीक है, मेरा नहीं हो रहे, सुनते हैं। इसलिए फीडबैक के प्रोग्राम की रेटिंग सबसे नीचे होती है। तो बहरहाल ले दे के यही रह जाता है जी आपके पास ऑप्शन कि आप म्यूचुअल फंड में चले जाएं और कमिट करें अगले 10 साल के लिए कि 10 साल मैंने ये पैसे निकालने नहीं हैं, ठीक। फिर आप जब ये हांडी खोलेंगे तो आपको मज़े आएंगे, सरूर आएंगे। मेरे पास तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास है, म्यूचुअल फंड अच्छी ऑप्शन नहीं है। क्यों? स्टॉक में शेयर खरीद लें, जो डिविडेंड से पैसे है उसको रीइन्वेस्ट करें। यार वो टीचर है बेचारा, उसने सारी उम्र लगा के, आप उसका भी तो देखें ना लेवल क्या है। तो थोड़ा सा पढ़ ले। क्या स्टॉक पढ़ना होता तो वो टीचर ही होता। दादाजी पढ़ाता है सारी दुनिया को, चुपता लग रहा। 7 लाख जो होता है वो बेचारा ग्रेजुएशन 14 साल वाली का टीचर ही होता है, ठीक है ना? अच्छा बहरहाल बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, चुकता ही करा रहे हो। अच्छा जी, मौजम सईद। अच्छा, मौजम ने मुझे ये कहा है कि फीडबैक कम पड़े ज़्यादा पड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साई के साथ जो आपकी केमिस्ट्री है उसको मत तोड़ेगा। दादा साई को कोरोना हो गया यार। दादाजी ने मुझे डांटा था, मैंने तो बात ही नहीं करनी साई। यार साई की सेहत के लिए दुआ करें सर।
हालांकि वो क्या होते हैं ना, अमेजोन के जंगलात में साईं के साथ ये कोरोना ने बकायदा एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको नहीं हूंगा। नहीं, साईं का असल एग्रीमेंट स्पेनिश फ्लू के साथ था। अच्छा, स्पेनिश फ्लू 1918 में आने वाले स्पेनिश 1918 फ्लू, जो स्पेनिश फ्लू है उस पर बात तो हुई। वो वायरस जो था वो बकायदा जाती दफा साईं से माफी मांग के हाथ जोड़ के गया था कि मैं आपको दोबारा नहीं हूंगा। नहीं, साईं ने उसको भंग पिलाई थी। अच्छा, वायरस ही बदहोश हो गया। 100 साल के लिए बदहोश हो गया और वो 100 साल के बाद आया। अरे साईं की तारीख आप उस तरह से खोल के लेना प्यार कर रहे, वैसे तो सारी हिस्ट्री आपके सामने है। तो वायरस हो गया जाके 100 साल बाद उसकी आंख खुली और अब वो कोरोना बन गया। और याद रहे उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसीलिए खत्म करनी पड़ गई थी कि वायरस आ गया था जी। अच्छा जी, मोहम्मद दानियाल चौधरी, आपके मैसेज का शुक्रिया। बड़ा बेसिक से आपने क्वेश्चन पूछा कि राइट शेयर जो होते हैं उसका क्या मतलब है। राइट शेयर होते हैं, एक कंपनी जो है वो अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना चाह रही है, तो पेड अप कैपिटल बढ़ाने के लिए अदाशुदा सरमाया, तो उसके नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होने चाहिए। वो कंपनी पैसे डालती है अपने प्रॉफिट में से और अपने नंबर ऑफ शेयर बढ़ाती है। अपने पल्ले से जो प्रॉफिट हुआ होता है उससे पैसे डाल के अपने अदाशुदा सरमाए के अंदर इजाफा करती है। तो वो जितना भी उसमें इजाफा करना चाहती है, इसलिए वो उन शेयर, आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो वो उस रेशो के मुताबिक आपको मज़ीद शेयर अदा कर देती है कि चूँकि हमारा अदाशुदा सरमाया बढ़ गया और उसकी होल्डिंग भी बढ़ गई है, तो आपके शेयर अब 100 नहीं 110 होंगे, अगर उसने 10% राइट इशू दिया है तो। ठीक है, नहीं राइट इशू, राइट, हाँ जी, राइट शेयर, बोनस कर गया हूँ। राइट इशू ये होता है कि कंपनी अपना पेड अप, सॉरी मैं पिछली की माजरत चाहता हूँ, वो बोनस है, बोनस शेयर उसको कहते हैं। उसको डिलीट करें दोबारा सुने, उसको डिलीट करें दोबारा सुने। एक कंपनी है वो अपना दाशुदा सरमाया बढ़ाना चाह रही है, ठीक है, और मुनाफा उसके पास कोई नहीं है, लेकिन वो अपना बेस बढ़ाना चाह रही है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होंगे तो कंपनी ज़्यादा काम एट ए टाइम शुरू कर सकेगी। तो बेस बढ़ाने के लिए वो अपने शेयर होल्डर को कहती है कि भाईजान हम जो है वो अपना बेस बढ़ाना चाह रहे हैं 30%। तो हर 100 वाला जो शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, मिसाल की बात कर रहा हूँ, उसको हम 30 शेयर ऑफर करते हैं इस कीमत के ऊपर, और वो कीमत नॉर्मली जो उस शेयर की मार्केट प्राइस होती है उससे आधी से भी कम होती है जी। कि अगर मार्केट में उसका शेयर जो है, फ्रॉड श्रॉड चलते हैं, SCCP के अंदर भी तो बैठे हुए हैं ना, कंवल शोजेब के हस्बैंड भी तो वहीं पे पाए जाते हैं ना, ठीक है, तो इस तरह के चलते रहते हैं, लेकिन अदरवाइज असूल यही है, ठीक है। कई तो बराबर पे भी कुगी मरवा के आ जाते हैं। SCCP ने डायरेक्टर, SCCP के जो कमिश्नर है उन्होंने अलाउ करना होता है ना, तो फिर जितने गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। कई दफ़ा ये भी होता है कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो 10 रुपये है और जो उसका राइट 12 रुपये में मिल रहा होता है। धेड़ नगरी की हद है ना, ठीक है, क्योंकि वो है समझ गा लो, मतलब कि ना लईदा के लेके वो करवा के घर आ जाते हैं। तो लेकिन असूल ये है कि अगर उस कंपनी का जो इस वक्त मार्केट की प्राइस शेयर की 10 रुपये है, तो शेयर होल्डर को राइट की शक्ल में वो 10 रुपये में ऑफर किया जाएगा या 8 रुपये में, तभी कोशिश पैदा होगी ना। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 20 रुपये है जी, तो उसको वो 10 रुपये 12 रुपये पे दे दिया, तभी कोशिश है ना, तभी खरीदेंगे, तभी कोशिश होती है। तो वो फिर उनको दे देते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, जो लोग नहीं लेना चाहते वो अपना राइट जो है या तो फोरगो कर देते हैं या वो आगे किसी को बेच देते हैं। तो जो राइट अपना फोरगो करते हैं, यानी जो नहीं लेते, कंपनी के दीगर डायरेक्टर उनके शेयर जो है वो बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको राइट शेयर कहते हैं। अभी प्रोग्राम का टाइम खत्म होने में 2-2.5 मिनट उसने पहले नेट बंद कर दिया कि ये फीडबैक ना बढ़ सके। ठीक, और ये राइट जाहिर है तभी कंपनी इशू करती है जब कंपनी में फ्लूकुलाल होती है। 1500 मैं 10 है स्कूल द फ्यूचर मुझे आपसे डर लग रहा है, दादाजी ने मुझे एक लगा देनी है। दादाजी ने बहुत डिटेल में बात की थी। चलो उसके सवाल को दूसरी तरह लेना, वो कहते हैं दादाजी ऑपरेशन तो इधर ही है, पेट्रोल पंपों पे तो पेट्रोल बिक रहा है। हाँ जी, पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन वो डकैती के लिए फाइनेंशियल हेड ऑफिस शारजा ले गए। अगली बात सुने, उसे पेट्रोल किसी रिफाइनरी से नहीं मिल रहा। अक्सर जो डीलरों के वो 25,000 और 40,000 लीटर वाले टैंकर है ना, जिसके पीछे खतरा लिखा होता है, सड़क से पकड़ के, जिस तरह सड़क पे ईंटों की ट्राली वाले नहीं खड़े होते, आप बटे, ये बड़ा काम है, और ये इस तरह का बड़ा काम इस तरह से खरीद रहे हैं और बहुत थिन मार्जिन पे खरीद रहे हैं कि हमारे पेट्रोल पंप चलते रहे। मुझे लग रहा है जल्द इनके पेट्रोल पंप जो है वो, इनके पेट्रोल पंप तो नहीं है ना,
पेट्रोल पंप तो मालिकों के हैं, इन्होंने तो फ्रेंचाइज बेचे हुए हैं। जी जी, इनका नाम पे चलने वाले पेट्रोल हाँ, पंप। और तो मालकान जो हैं पेट्रोल पंपों के, जो फ्रेंचाइज होल्डर हैं, वो इधर उधर से पेट्रोल पकड़ के अपना कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप समझें कि बत्ती गुल हो सकती है, किसी वक्त बत्ती गुल होने की इतला आ सकती है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि मोटरवे पे सारे पंप हैस्कोल के हैं, क्योंकि एक साहब जो थे वो इन्होंने मुलाजिम रखे थे जिनके कंधों के ऊपर दरख्त उगे हुए थे, तो वो पीएसओ से छीन के इनको दे गए थे। ये बताते रहा करें ना कौम को, असली तारीख बताया करें। वो दिहाड़ी मार के निकल गए और अब पूरी कम, क्योंकि मोटरवे पे जब आप एंटर होते हैं तो एक दफा पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि उन्हें आपने 5 लाख रुपए की हैस्कोल में नौकरी मिल गई थी, वो ये काम डाल के निकल गए और हम भी निकल जाए छुट्टी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।